के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको कार्बन के बारे में जानना पड़ेगा। अब कार्बन क्या होता है? कार्बन एक परमाणु है। ठीक है, कार्बन क्या है? एक परमाणु है। ये क्या है? परमाणु है। अब इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? इसका परमाणु क्रमांक जो होता है 6 होता है। और 6 कहाँ से पता चलेगा आपको? सबसे बड़ी बात तो ये परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका 6 होता है। ये 6 कहाँ से पता चलेगा तुम्हें? ये 6 पता चलेगा आपको पीरियोडिक टेबल से, यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी से पता चलेगा। और मेंडलीव की आवर्त सारणी मैंने पढ़ा रखी है, आपको उसी में वापस जाके देखना है, आई बटन में लगी हुई है। ठीक है, आप उसी से लेक्चर पा सकते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी तो आपको वहीं से देखना है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये सब तो यहाँ पे नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये यदि आपको नहीं पता होगा तो आप लेसन नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? सबसे पहली कक्षा, यानी कार्बन एक एटम है। क्या है? एक एटम है। जो एटम होता है उसका एक नाभिक होता है, उसके चारों तरफ क्या होती है? कक्षाएं होती हैं। और कक्षाओं में क्या चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब 8 इलेक्ट्रॉन हुए। इसी प्रकार तीसरी कक्षा में, चौथी कक्षा में, हर कक्षा में 2n² इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, 2n² इलेक्ट्रॉन। n क्या है? 1 2 3 4 संख्या है, यानी हर कक्षा की संख्या, कौन सी कक्षा है उस कक्षा की संख्या कितनी है, इसका स्क्वायर कर देंगे और 2 से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो इसका पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 6 ही थे टोटल कितना था? 6 इलेक्ट्रॉन। यानी परमाणु क्रमांक की संख्या जितनी होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 हैं, तो पहली कक्षा में 2 बचे, कितने? 4। यानी लास्ट कक्षा में, यानी दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4। जब 4 बचे, लेकिन कितने होने चाहिए थे? 8 होने चाहिए थे। ठीक है, परंतु है कितने? 4 हैं। यानी इसको क्या है? 4 की कमी है। तो इसे 4 की कमी को पूरा करने के लिए वो क्या करेगा? अपने आस पड़ोस के भाई बंधुओं से क्या लेगा? साझेदारी करेगा। उन साझेदारी करेगा तो क्या करेगा? साझेदारी करने से इलेक्ट्रॉन आपस में बट जाएंगे। जैसे आप देख लीजिए, 2 कार्बन हैं, 2 कार्बनों का क्या है? इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा? ये इसके चारों ले लेगा, ये इसके चारों ले लेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 4 आपस में ले लिए तो इनके बीच बंध बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यानी 4 साझेदारी हुआ। लेकिन ये बंध थोड़ी बनता है। आप ये बताए हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, तो ये ऐसे होता है जैसे मान लीजिए, ये मैंने बता दिया, सिर्फ बताया है इस प्रकार से। लेकिन वैसे कैसे होता है? एक हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। ठीक है, एक हाइड्रोजन से, यानी आप आस पड़ोस के 4 हाइड्रोजनों से ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये इसके चारों के ले लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन इसका एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसका हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लिया, और ये सब चारों हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर लेते हैं, तो ये बंध बन जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से इसकी संयोजकता कितनी हुई? 4 हुई। इसी प्रकार से ये 4 से संयोजकता बनाता है। ठीक है ना, तो ये बंध बनाता है। तो इस प्रकार से सिंगल बंध बनता है। अब कार्बन कार्बन के बीच तुमने ये भी देखा होगा, कार्बन का सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। इनको क्या कहते हैं? इसको एल्केन कहते हैं। ठीक है, इसको एल्कीन कहते हैं, इसको एल्काइन कहते हैं। अब एल्केन, एल्कीन और एल्काइन आपको समझ में आया। अब एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है, एल्काइन क्या है? जिस श्रृंखला में, एक मान लो ऐसे कोई श्रृंखला दी होगी, उस श्रृंखला में जिसमें कार्बन के बीच कोई भी कार्बन हो, उसके बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाए तो वो क्या कर लेगा? एल्केन। डबल बॉन्ड पाया जाए तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए तो एल्काइन। इस प्रकार से आपका हो गया। अब इसमें क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन ही सिर्फ होते हैं, तो ये क्या हो गया? इसका सामान्य सूत्र भी आपको याद करना होता है, CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। ये इनके सूत्र हो गए, रासायनिक सूत्र। अब ये सूत्र हो गए। अब इसके हिसाब से आप n क्या है, यहाँ पर भी संख्या है, तो n संख्या मैंने बता दिया है। तो यह क्या होगा? यदि हम 1 रखें, ठीक है, तो 1 रखा, यहाँ पे 1 2 1 2 और 2
4 CH4 मिला। इस प्रकार से 2 रख लेते हैं, 2 C2 रख लिया, 2 दूनी 4 और 2 6 मिला। समझ में आ रहा होगा। देखिए n की जगह पे 1 रखा तो C1 हुआ, 1 नहीं लिखा कोई दिक्कत नहीं, 1 तो है ही। 1 2 1 2 और 2 4 यानी H4 हो गया। इस प्रकार से n की जगह पे 2 रखे तो 2 हुआ, 2 2 दूनी 4 और 2 6 हुआ। यानी इसी प्रकार से हम अन्य सदस्य भी निकाल लेंगे। 3 हुआ तो 3 दूना 6 2 8। इस प्रकार से हम सदस्य सब निकाल लिए और इसी प्रकार से एल्कीन के भी निकाल लेंगे। यहाँ इसमें एक कार्बन वाला स्टेबल नहीं होता है। 2 से स्टार्ट करते हैं। n बराबर 2 तो 2 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ H4। दूसरा कंपाउंड क्या हो जाएगा, 3 रखो यहाँ पे C3, 3 दूना 6 H6। इस प्रकार से 4 4 दूनी 8। ठीक है, इस प्रकार से आप कंपाउंड निकाल लेंगे। तो ये क्या हुआ, ये तो मैं आपको फर्स्ट ईयर का पढ़ा रहा हूँ। 2 से स्टार्ट करिए। C2 2 दूनी 4, 2 में से 2 गया 2, समझ लीजिए। C2 और 2 दूनी 4 में से 2 घट गया तो हाइड्रोजन कितना बचा 2। 3 रखो, 3 दूना 6 में से 2 गया H4। इस प्रकार से 4 4 दूनी 8 में से 2 गया 6। इस प्रकार से मैंने सारे कंपाउंड एल्कीन एल्काइन एल्केन एल्कीन एल्काइन के निकाल दिए। ठीक है, ये आपका बेसिक हो गया। बेसिक यानी कार्बन कैसे आया, कार्बन में हाइड्रोजन किस प्रकार से जुड़ता है, कार्बन में हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़ता है। आपको देखना है तो देखिए, एक ये 4 होते हैं, एक हाइड्रोजन इसके पास एक ही होता है। अब ये अपने आस पड़ोस के 4 हाइड्रोजन से संयुक्ता बनाएगा तो ये क्या करेगा, ये इसका ले लेगा तो इसका 2 पूरा हो जाएगा, ये इसका 2 पूरा हो जाएगा, ये इसका 2 पूरा हो जाएगा, ये इसका 2 पूरा हो जाएगा। और ये क्या करेगा, इसके पास 4 थे, चारों के पास से एक एक ले लिया तो ये इलेक्ट्रॉन इसका 8 पूरा हो गया। देखिए 4 इसके थे, 4 पड़ोस से ले लिया, 8 पूरा हो गया। तो इस प्रकार से सब कुछ पूरा हो गया। तो ये इसका भी इसी प्रकार जो संयुक्ता हुई उसके लिए बंध लगाया जाता है। ठीक है ना। तो ये आपका बेसिक कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब आपको क्या पढ़ना है, ये जो आपको एल्केन एल्कीन एल्काइन है, इसमें क्या करेंगे, एल्केन में से एक CH2n+2 होता है, इसमें से एक क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, यानी 2 यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन कम कर दिए, एक घटा दिए, एक हाइड्रोजन हटा देंगे। और तो हाइड्रोजन हटा देंगे तो क्या लगा देंगे, यहाँ पे हाइलाइट लगा देंगे। हाइलाइट तो आपको पता है क्या है, FClBrI। ठीक है, FClBrI हाइड्रोजन तक तो हो गए। अब ये क्या हुआ, एक हाइड्रोजन जैसे मान लिया CH4 था, इसका एक हाइड्रोजन मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे वैलेंसी खाली हो गई ना, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे हम F जोड़ दिए या Cl जोड़ दिए या Br जोड़ दिए या I जोड़ दिए तो क्या हो गया, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे F जुड़ गया तो क्या हो गया, ये एल्किल हो गया। जब एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं तो एल्केन को क्या बोलते हैं, एल्किल बोलते हैं। एक हाइड्रोजन कम कर दे तो एल्किल, और साथ में हैलाइड आयन जोड़ दिया तो क्या हो गया, एल्किल हैलाइड। इस प्रकार से आप ये एल्किल हैलाइड सिखा दिया आपको। क्या हुआ, एल्किल यानी एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए एल्केन में और साथ में हैलाइड जोड़ दीजिए तो क्या हो गया, एल्किल हैलाइड। ठीक है, आपको इस पर ये इतना समझ में तो आ गया होगा। अब एल्किल हैलाइड मैंने समझा दिया है। अगर आपको डाउट लगता है तो आप ये पुनः देख सकते हैं, पुनः वापस पीछे जाके इसको रिपीट कर सकते हैं, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, आपका दिक्कत मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आपको अब आपको रियल में एल्किल हैलाइड पढ़ाते हैं। ठीक ना, अब देखिए आपको सारा कुछ नोट कर लेना है। ये बेसिक था, अगर आप बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए बेसिक पढ़ना अनिवार्य है। अब कोई ये नहीं पूछेगा कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है, क्योंकि मैंने बता रखा पहले से एडवांस में बिना पूछे। अब एल्किल हैलाइड होता क्या है मैंने बता दिया, ये क्या होता है। अब सबसे पहले आप देखिए, एलिफैटिक अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित होने से क्रमशः एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड बनता है। मैंने अभी अभी बताया था, क्या बताया था, इसमें बताया एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक क्या होता है, जो सिंपल श्रृंखला हो, खुली श्रृंखला, वो क्या होता है, एलिफैटिक होता है। जो सिंपल हो, खुली श्रृंखला हो, वो क्या होता है, एलिफैटिक होता है। जो बंद श्रृंखला हो तो क्या होता है, लेकिन बंद श्रृंखला भी खुली श्रृंखला होती है, बंद भी होती है। ये क्या हो गई, खुली श्रृंखला बंद वाली मान लो ये है, तो ये क्या हो गई, चक्री हो गई। और ये क्या हो गई, इसमें एरोमेटिक यानी कि
6 कार्बन का और इसमें डबल बॉन्ड पाया था वो एरोमेटिक होता है। ये एलिफेटिक में सिंपल सर्कुलर यानी बिना वलय वाला और ये वलय वाला, ये एरोमेटिक, ये एलिफेटिक ये एरोमेटिक। तो एलिफेटिक दो प्रकार से, एक खुली श्रृंखला वाले, एक बंद श्रृंखला वाले, और एक एरोमेटिक यानी इसमें एरोमेटिक बेंजीन रिंग पाई जाए वो क्या हो जाएगा एरोमेटिक। अब एलिफेटिक एरोमेटिक हो गया। अब क्या कह रहा है देखो, एलिफेटिक अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का हैलोजन परमाणु द्वारा। अब देखिए यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, CH2 लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। अब क्या करना है, ये कंपाउंड आपको दिया है, अब इसमें से कहीं पर से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे मैंने 2 लगा दिए और यहाँ पे एक क्या लगा दिए, X लगा दिए। X क्या होता है देखिए, X बराबर क्या होता है FClPrI। आपको सबको ये तो पता ही है, इसका सूत्र क्या होता है, फालतू की बारात आई आंटी। क्या होता है, फालतू की बारात आई आंटी। तो फालतू की बारात आई आंटी क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, आपके ये हैलोजन हो गए। यदि हम एक हाइड्रोजन को हटाकर ये सब कुछ में से कोई एक लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, एल्किल हैलाइड। इसी प्रकार ये एरोमेटिक देखो है, जब यहाँ पे देखिए कार्बन में, हर कार्बन में 4 हाइड्रोजन लगे होते हैं, ठीक ना। हर कार्बन की कितनी वैलेंसी, 4 वैलेंसी, यानी 1-2 बंध इधर बना लिया, एक इधर बना लिया तो एक हाइड्रोजन इधर लगा होता, 2 इधर एक इधर तो एक हाइड्रोजन, 2 इधर एक इधर एक हाइड्रोजन, 2 इधर बंध बनाया, एक बंध ये 4 हर जगह पे देखो 4, तो एक एक हाइड्रोजन, चारों 6 के कोण पा गया, सभी कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन। इस प्रकार से इसके एक हाइड्रोजन को मैंने प्रतिस्थापित कर दिया, हटा दिया, वहां पे क्या लगा दिया, X लगा दिया। तो ये क्या बन गया, एरोमेटिक हैलाइड बन गया। तो आपका देखिए एलिफेटिक हैलाइड और एरोमेटिक हैलाइड। अब यहाँ पर देखिए ये क्या कितना है, देखो 1-2 कार्बन, यहाँ पे बिंदु आ जाए कोई, वहां क्या होता है एरोमेटिक हैलाइड। देखिए यदि आपको ज़्यादा धीमा लगे तो आप क्या करना, इसकी थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख लेना, ठीक है ना। वीडियो की थोड़ी स्पीड बढ़ा लेना और देख लेना, आपको सही समझ में आएगा अगर स्लो लग रहा हो। लेकिन स्लो नहीं समझाएंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो आपका क्या हो गया, एल्किल हैलाइड में एलिफेटिक हैलाइड मैंने बता दिया, एरोमेटिक हैलाइड बता दी। पहले मैंने क्या बताया, एलिफेटिक हैलाइड कैसे बनता है, फिर यानी एल्किल हैलाइड कैसे बनता है। वो 2 प्रकार से था, एलिफेटिक हैलाइड और एरोमेटिक हैलाइड। एलिफेटिक में मैंने बता दिया खुली श्रृंखला, बंद श्रृंखला, एरोमेटिक हैलाइड, ठीक ना। तो अब देखिए अब ये क्या हुआ, अब इसके उपयोग भी, भाई मैंने एलिफेटिक हैलाइड एरोमेटिक हैलाइड देख तो लिए, लेकिन इसका उपयोग क्या है, ये क्यों पढ़ना हमें है, तो आप देख लीजिए कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट्स जो हमने लिख के रखा है। हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, ये सब क्या है, इनका उपयोग क्या है, इनका उपयोग उद्योगों में क्या आता है, ठीक है, इनका उपयोग उद्योगों में क्या आता है। और दूसरा क्या है, अध्रुवीय यौगिकों के विलायक के रूप में, यानी उद्योग में भी करते हैं। और अध्रुवीय जो विलायक हैं, अध्रुवीय यौगिकों जो यौगिक हैं उनके क्या है, उनको इसमें घोल देते हैं। घोलने के लिए, अध्रुवीय यौगिकों को घोलने के लिए हम इसको विलायक के रूप में प्रयुक्त करते हैं, ठीक ना। अगला क्या है देखो, अगला क्या है, कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में, यानी इसकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के कार्बनिक बना सकते हैं, कार्बनिक यौगिक बना सकते हैं, ठीक ना। इन हैलोजन यानी एल्किल हैलाइड की सहायता से हम विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिक बना सकते हैं। अगला क्या है, क्लोरमफेनिकाल, एक औषधि होती है क्लोरमफेनिकाल, ठीक है, वो क्लोरीन युक्त होती है। उसको क्या है, आंत्र ज्वर में प्रयोग किया जाता है, यानी टाइफाइड। आंत्र ज्वर किसे कहते हैं, टाइफाइड। कौन सी दवा, क्लोरमफेनिकाल, क्लोरमफेनिकाल, ठीक ना। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है, ये क्या है, एंटीबायोटिक है टाइफाइड के लिए। अगला क्या है, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन तो आप सुने होंगे क्योंकि वो घेंघा रोग में उपयोग होती है। जो घेंघा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से, वो उस आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या लेते हैं, आयोडीन युक्त थायरॉक्सिन जो होता है, ठीक ना, आयोडीन युक्त होता है, घेंघा के लिए प्रयोग होता है। अगला क्या है, क्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन क्या है, मलेरिया में प्रयोग किया जाता है। अभी आपने जो कोरोना हुआ था उसमें सभी दवाएं यही प्रयोग की गई, क्लोरोक्वीन वगैरह, ठीक ना, मलेरिया वाली दवाएं यूज किए गए। आपको पता है बहुत ही जोरों शोरों पे ये था
सभी को पता चल गया था ये क्लोरोक्वीन क्या होता है, मलेरिया में कौन सी दवा प्रयोग होती है, ये क्लोरोक्वीन ही है। वो किससे है, इन्हीं यौगिकों से बनी हुई है, ठीक ना, जो मलेरिया में प्रयोग में लाई जाती है। अगला क्या है, हैलोथेन, शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में बेहोश करने के लिए, ठीक ना, हैलोथेन का उपयोग किया जाता है। तो ये इसके कुछ कंपाउंड से जो थे मैंने आपको बोल बता दिया है। आप यदि लिख रहे हैं तो जो मैं बोल रहा हूँ उसी को लिख सकते हैं, अगर नहीं लिख रहे हैं तो आपके एनसीईआरटी में दिया है। लेकिन यहाँ पे मैं अगर लिखूंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और ज़्यादा टाइम लगेगा तो आपका वीडियो लंबा चला जाएगा, ठीक ना, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोले दे रहा हूँ और आप उसके लिख सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए एल्किल हैलाइड के बारे में संपूर्ण मैंने बता दिया है ना। अब इसका वर्गीकरण, ये एल्किल हैलाइड क्या होता है, इसका उपयोग क्या है, क्यों पढ़ते हैं, मैंने वो भी बता दिया। बहुत सारी औषधियों बनाने में क्या आता है। अब इसका वर्गीकरण किस प्रकार से इसको डिवाइड करते हैं, यानी वर्गीकरण करते हैं, ठीक ना, डिवीजन करते हैं इसका, देखिए क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण देखिए, अब वर्गीकरण जो होता है ना, वर्गीकरण किस प्रकार से करेंगे, कई प्रकार से करते हैं। एक तो संकरण के आधार पर sp3 संकरण, sp2 संकरण और sp संकरण। ये sp3 sp2 sp क्या होता है, यही सब लोगों को नहीं पता है। sp3 sp2 sp क्या होता है, देखिए sp3 sp2 sp। अब ये तो ऑर्बिटल के संकरण से बनता है, ठीक ना, लेकिन आपको सिंपल क्या पढ़ लेना है, sp3 क्या होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, ठीक ना, sp2 क्या है, जिसमें डबल बॉन्ड हो, sp क्या है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। आपको इतना ही यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि इतना ही आपके चैप्टर में बताया गया है, ठीक ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो जिसमें इसमें जो कार्बन होते हैं इनके बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, वो कार्बन क्या होता है, sp3 कार्बन होता है। जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड होता है वो sp2 कार्बन, जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड होता है वो sp कार्बन होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप कार्बनों को बता सकते हैं कि वो sp3 कार्बन है कि sp2 कार्बन है कि sp कार्बन है, ठीक ना। तो आप ये तो बता सकते हैं। अब देखिए आगे क्या है, हैलोजन वर्गीकरण, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। सबसे पहला क्या है, देखो ये आप नोट कर लेना, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हैलोजन की संख्या के आधार पर। अब देखो क्या है, हैलोजन तो आपको बता चुका हूं मैं, हैलोजन की संख्या के आधार पर। संख्या क्या है, एक लगा है कि दो लगा है कि तीन लगा है, ठीक ना। अब देखिए जैसे CH3 फोर था, यहाँ पे मान लीजिए फोर था, यहाँ पे क्या था, एथेन यानी मेथेन था, ठीक ना। तो यहाँ पर 3 लगा दिया और एक एक्स लगा दिया, तो ये क्या हो गया, एल्किल हैलाइड हो गया। तो यानी एक हाइड्रोजन लगा दिया है तो क्या हो गया, मोनोहैलाइड। क्या हो गया, मोनोहैलाइड, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया, यहाँ पे एक से एक और एक दूसरे कार्बन से एक्स लगा दिया, ये क्या हो गया, डाई हैलाइड, ठीक है ना, ये क्या हो गया, डाई हैलाइड। तीसरा क्या था, CH2, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे 2 लिखना है, क्योंकि 4 5 4 से ज़्यादा नहीं होता है, तो 5 नहीं हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक ना। तो 2x CH2 CH x CH2x। इसमें देखिए 3 हैलोजन लगे हैं, तो क्या हो जाएगा, ट्राई हैलाइड, ठीक है ना। क्या हो गया, ट्राई हैलाइड। तो आपको ये क्या हो गया, हैलोजन की संख्या के आधार पर मैंने बता दिया। अब अगला क्या पढ़ना है, देखिए ये तो एलिफेटिक हो गया, इसी प्रकार से एरोमेटिक क्या हो जाएगा, इसमें एक हैलोजन तो मोनोहैलाइड, दो तो डाई हो जाएगा, ठीक है ना। ट्राई हो गया, ठीक है। तो ये मोनो, डाई और ट्राई हैलोजन, ठीक ना, हैलोएरिन यानी, ठीक है ना। अब अगला क्या है, sp3 कार्बन के संकरण के आधार पर। मैंने अभी भी बताया था, अभी बताया क्या, संकरण के आधार बताया था ना, तो संकरण को मैंने आपको बता दिया था। अब संकरण के आधार पर बता देता हूँ। आज वर्गीकरण तो एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए ना, तो वर्गीकरण तो आज
बता ही डालूं। तो देखिए sp3 कार्बन के आधार पर, एक तो आपने पढ़ा होगा कार्बन जो डिग्री होती है, ठीक ना। अब देखिए 1 डिग्री कार्बन कैसा होता है, वो कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा हो वो क्या कहलाता है, 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन अन्य एक कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री कार्बन हो गया। अब क्या हो गया, ये इससे हाइड्रोजन कर दो, क्या हो गया 1 डिग्री हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है ना, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। अब देखिए ये जो कार्बन है ये कितने कार्बनों से जुड़ा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये 2 डिग्री यानी 2 कार्बनों से जुड़ा है, ये कार्बन अन्य 2 कार्बनों से जुड़ा है, तो ये क्या हो गया 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है ना। अब ये क्या है, ये जहाँ कार्बन जिस हाइड्रोजन से जुड़ा है, ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 कार्बनों से जुड़ा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ट्राई एल्किल हैलाइड यानी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। हमें लगता है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि क्या है प्राइमरी, क्या है द्वितीयक, क्या है तृतीयक। 1 डिग्री को प्राइमरी कहते हैं, 2 डिग्री को द्वितीयक कहते हैं और 3 डिग्री को तृतीयक कहते हैं। साथ में कहीं कहीं पे लगता है प्राइमरी, ठीक ना, यहाँ पे लिखा होता है सेकेंडरी, यहाँ पे लिखा होता है टर्सरी, ठीक है ना, ऐसे लिखा होता है। तो आपको ये प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी और टर्सरी ये आपको सब कुछ मैंने बता दिया अच्छी तरीके से। आप जो 1 कार्बन से जुड़ा, जो कार्बन जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वो कार्बन कितने हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से, तो 1 डिग्री। जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से, 2 कार्बन से, 2 डिग्री। वो कार्बन 3 कार्बन से 3 डिग्री। समझ में आया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री समझ में आया होगा। इस प्रकार से देखिए अगला क्या है, अगला तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बता दिया है। अब एलिलिक है। एलिलिक क्या होता है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, ठीक ना, जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है वो कार्बन क्या होता है, उस कार्बन से जुड़ा होता है जो क्या होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, यानी sp2 कार्बन। यानी जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है वो कार्बन एक sp2 कार्बन से जुड़ा होता है, तो क्या होता है, एलिलिक हैलाइड, ठीक है ना। यानी CH2 यानी CH और CH2, ये कार्बन के हाइड्रोजन तो आप लगा ही सकते हैं क्योंकि एक कार्बन 4 बंध बना सकता है, तो 2 पहले से बनाया तो 2 हाइड्रोजन। ये कार्बन 2 और 1 3 बंध पहले से बनाया हुआ तो 1 हाइड्रोजन। ये कार्बन 2 हाइड्रोजन पे पहले 2 से बंध बनाया तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए, तो ये क्या हो गया, एलिलिक हैलाइड हो गया। एलिलिक हैलाइड फिर से देख लीजिएगा, उस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है वो कार्बन अपने sp2 कार्बन से जुड़ा होता है, वो एलिलिक हैलाइड होता है। अब देखिए इसी प्रकार से ये बेंजीन, बेंजीन तो नहीं है, ये क्या है, वलय है। अब इसमें डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन, डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है, तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है, तो सिंपल डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास वाले कार्बन से जो sp3 कार्बन होता है उससे एल्किल हैलाइड, उससे हैलाइड जुड़ा होता है, तो क्या होता है, एल्किल हैलाइड यानी एलिलिक हैलाइड, ठीक ना। अब एलिलिक हैलाइड हो गया। अब बेंजिलिक हैलाइड देख लीजिए, एलिलिक हैलाइड साथ में बेंजिलिक हैलाइड, ठीक है ना। तो बेंजिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड क्या होता है, सिंपल वही तरीका अपनाना है, ठीक है ना। तो देखिए सिंपल क्या है, वही तरीका अपनाना है। एक तो बेंजीन बना लीजिए, डबल बॉन्ड के एक पास वाला कार्बन ले लीजिए जो sp3 कार्बन हो, ठीक है ना, उससे X जोड़ दीजिए तो इसमें 2 हाइड्रोजन लग जाएगा ना, तो ये क्या हो गया, बेंजिलिक हैलाइड हो गया, ठीक ना। ये एलिलिक हैलाइड, ये बेंजिलिक हैलाइड, ठीक है, ये सब हो गया। अब अगला क्या होगा, sp2 कार्बन का था ना। अब ये एलिलिक और बेंजिलिक आप समझ में आ गया। अब वाइनिलिक, अब देखिए sp2 यहाँ क्या, sp2 कार्बन का आधार पर, अब यानी वाइनिलिक, वाइनिलिक हैलाइड, ठीक है ना, वाइनिलिक हैलाइड। यानी कि वाइनिलिक क्या होता है, अभी जो आपने देखा था
डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जो सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन होता है उससे जुड़ा था, लेकिन अब इससे डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वाइनिलिक हैलाइड। यानी दो बंध पहले से हैं तो दो हाइड्रोजन इधर, ये कार्बन दो बंध और एक तीन बंध से जुड़ा है तो ये यहाँ पे एक कार्बन। ठीक है, तो ये क्या हो, वाइनिलिक हैलाइड हो गया। इस प्रकार से एक बेंजीन हो, ये मान लीजिए ये डबल बॉन्ड वाला है, यहीं पर एक डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़ जाए हाइड्रोजन, तो ये वलय वाला हो गया। इस प्रकार से एरिल हैलाइड होता है। क्या होता है, एरिल हैलाइड। ठीक है ना। तो एरिल हैलाइड में क्या होता है, कोई बेंजीन ले लीजिए और उसमें हाइड्रोजन डायरेक्ट जोड़ दीजिए, बेंजीन से एरिल हैलाइड हो जाएगा। इस प्रकार से सारे वर्गीकरण मैंने बता दिया है ना, इस प्रकार से सारा वर्गीकरण मैंने बता दिया है। अब आपका वर्गीकरण यहीं पे समाप्त होता है, और जो अगला का इसका अगला लेसन हो, इसका अगला टॉपिक जो होगा नाम पद्धति होगी, यानी नाम पद्धति होगी। आपको नेक्स्ट लेसन में पढ़ाएंगे, यानी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। आपको ये कंटिन्यू अगर करना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और पूरा देखना पड़ेगा।